बच्चों, इंडियन एजुकेशन कमीशन हमने पिछले पीरियड में भी किया था, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये कमीशन 1964 से 66 तक की काल अवधि में पारित किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग, इसकी नियुक्ति क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसके उद्देश्य क्या थे, इन सब के बारे में हम पिछले पीरियड में चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में कि भारतीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ क्या हैं। ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 अपना विशेष महत्व रखता है। आयोग की ओर से कुछ सिफारिशें की गई कि शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या क्या शिक्षा में लागू किया जाना चाहिए। इस बारे में विचार करते हुए आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा, जिसमें इन्होंने कहा कि जो शैक्षिक संरचना की बात करते हुए इन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु और सामान्य शिक्षा, और जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षा है उसकी पूरी संरचना की बात इन्होंने की। यानी इन्होंने बताया कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसमें 1 से 3 वर्ष की आयु स्तर की जो शिक्षा है वो प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा में कि ये 7 वर्ष तक की चलने वाली प्राथमिक शिक्षा होगी। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 4 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और फिर 3 वर्ष की अपर प्राथमिक शिक्षा, जिसे हम मिडिल एजुकेशन के नाम से भी जान सकते हैं। निम्न माध्यमिक परीक्षा की बात करते हुए, शिक्षा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 7 वर्ष के पश्चात 3 वर्ष के लिए माध्यमिक शिक्षा यानी माध्यमिक स्कूल 1 से 3 के लिए ये लागू किया जाना चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सुझाव दिया कि 1 या 3 वर्ष की, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी लागू किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के बारे में सुझाव देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रथम डिग्री के लिए समय 3 वर्ष का होना चाहिए। इसके पश्चात स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्य आरंभ किए जाने चाहिए। विद्यालय में प्रवेश की आयु के बारे में बात करते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि विद्यालय में प्रवेश के समय बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा 10 वर्ष तक की सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए और समान रूप से 10वीं तक की शिक्षा होनी चाहिए। प्रथम सार्वजनिक परीक्षा का सुझाव देते हुए कहा कि सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की पढ़ाई के पश्चात ही आयोजित की जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय की किस्मों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2 प्रकार के विद्यालय होने चाहिए। 10 वर्ष की शिक्षा प्रदान करने वाले माध्यमिक विद्यालय और 12 वर्ष की शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय। विद्यालयों को अपग्रेडिंग की बात करते हुए इन्होंने सुझाव दिया कि विभाग के नियमानुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन किए जा सकते हैं। जो भी विद्यालय विद्यार्थियों को बिठाने में सक्षम हैं, जहां पर अध्यापक पूर्ति है, उनको अपग्रेड किया जा सकता है। जो उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें पुनः माध्यमिक विद्यालयों में ही परिवर्तित किया जाना चाहिए। यानी इसमें डिग्रेड, अपग्रेड दोनों का जिक्र माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किया है। पूर्व विश्वविद्यालय कोर्सों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व विश्वविद्यालय कोर्सों का समय 2 वर्ष का दे देना चाहिए।
इस प्रकार से आयोग ने शिक्षा के स्वरूप को पुनर्संगठित करने की सिफारिश की, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष, निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष, उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष, निम्न माध्यमिक शिक्षा 3 वर्ष, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष और प्रथम डिग्री 3 वर्ष की होगी। ये पूरी संरचना का जिक्र इन्होंने किया। फिर इन्होंने विद्यालय के पाठ्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक भाषा जिसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का स्थान हो, गणित, और जो निम्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम की बात आती है, इसमें वातावरण की शिक्षा, तीसरी और चौथी कक्षा में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाए, क्रियात्मक शिक्षा दी जाए, कार्य अनुभव और समाज सेवा की शिक्षा और शारीरिक शिक्षा आदि को स्थान दिया जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम निर्धारित करते हुए इन्होंने 2 भाषाएं पढ़ाने की बात की। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी, या जहां पर मातृभाषा हिंदी नहीं है वहां पर हिंदी विषय आदि लागू करने की बात कही। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, कला, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा जैसे विषयों को सम्मिलित करने की बात भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाई। निम्न माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम निर्धारित करते हुए मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त हिंदी उच्च तथा निम्न स्तर पर, अंग्रेजी उच्च और निम्न स्तर दोनों स्तरों पर लागू करने की बात कही। हिंदी भाषाई जो क्षेत्र हैं उनके लिए निम्नलिखित भाषाएं भी होनी चाहिए, जिसमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा हो, अंग्रेजी या हिंदी हो, आधुनिक भारतीय भाषाएं हों जिसमें हिंदी आदि को छोड़कर, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, विज्ञान और गणित की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव समाज शिक्षा, कला और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा आदि को लागू करना चाहिए। उसी प्रकार से इन्होंने उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम आदि को लागू किया। त्रिभाषीय फार्मूले का जिक्र भी सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाया गया। त्रिभाषीय पाठ्यक्रम सूत्र से जिक्र है कि मातृभाषा के पश्चात ही त्रिभाषीय फार्मूले को स्थान मिलना चाहिए। इससे संपर्क भाषा के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसमें अंग्रेजी का ज्ञान और अन्य एक और प्रादेशिक या भाषा जैसे जिसमें पंजाबी, उर्दू या संस्कृत आदि को स्थान दिया जाए। इस भाषा को, इन भाषाओं का, इन 3 भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थी को 10वीं के स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थी को हो जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने पाठ्य पुस्तकों का जिक्र करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, पाठ्य पुस्तकों के लिए विशेष विभाग की स्थापना हो, शिक्षा विभाग इसकी पूरी जिम्मेवारी ले, जितनी भी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको भी पाठ्य पुस्तकों की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है, और पाठ्य पुस्तकों में निरंतर सुधार की आवश्यकता है, और पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में जो उदार नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। ये लाभ ना लाभ के लिए ना हानि के लिए, यानी पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को बिना किसी लालच के उपलब्ध करवानी चाहिए। इनका उद्देश्य वित्तीय लाभ और हानि से नहीं बल्कि पुस्तकों की गुणवत्ता पर ध्यान देकर किया जाना चाहिए। भूपक्षीय चयन पाठ्य पुस्तकों में करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें लिखने की स्वीकृति के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लिखी गई पाठ्य पुस्तकों की मंजूरी, उचित जो पारिश्रमिक आदि शिक्षकों को मिलना चाहिए। विक्रय केंद्रों की उपलब्धता या विक्रय केंद्रों की स्थापना सरकार के द्वारा की जानी चाहिए।
शिक्षकों के बारे में बात करते हुए आयोग ने अपना सुझाव दिया कि शिक्षक प्रशिक्षण लागू होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा को बल देना चाहिए, शिक्षकों में नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, शिक्षकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जिससे कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी इस प्रोफेशन को अपना सकें और उनके जो कार्य और सेवा हैं वो सही ढंग से होनी चाहिए, पद की उन्नति सही ढंग से होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षा की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा के विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विद्यार्थियों की सही शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षक शिक्षा से अलगाववाद को समाप्त कर देना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ इसका निकट संबंध होना चाहिए, विद्यालय शिक्षा के साथ निकट संबंध होना चाहिए, संस्थाओं में आपसी सहयोग होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार हो और कोर्सों की विषय वस्तु को पूर्ण रूप से उद्घाटित किया जाए और विषय जो ज्ञान है उसका नवीनीकरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पीछे का ज्ञान चला आ रहा है उसी को उसमें नए जो एडिशंस हैं उनको जोड़ देना चाहिए और कुछ कोर्सों को स्वीकृति मिले और व्यावसायिक अध्ययन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी शिक्षकों को निरंतर प्रयत्नरत रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निरंतर शिक्षकों का जो मूल्यांकन है वो किया जाना चाहिए, विशेष कोर्सों को लागू किया जाए और प्रशिक्षण कोर्सों को समय समय पर जो भी चाहे वो जिसमें कार्य में हैं चाहे वो कोर्स में हैं तो शिक्षकों के लिए कार्य के दौरान भी जो रिफ्रेशर कोर्सेज हैं उनको लागू करना चाहिए। रिफ्रेशर कोर्सेज के माध्यम से उनके ज्ञानवर्धन निरंतर करते रहना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार होना चाहिए और शिक्षकों को योग्यता के अनुसार ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। योग्य व्यक्तियों की भर्ती होगी तभी वो अपने कार्य के साथ शिक्षा के साथ सही न्याय कर पाएंगे। पत्राचार कोर्स होने चाहिए। जो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनको चालू किया जाए। स्नातकोत्तरों के लिए विशेष कोर्स होने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं का प्रबंध होना चाहिए और जो प्रशिक्षण सुविधाएं हैं वो उचित मात्रा में होनी चाहिए। सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण सही ढंग से होना चाहिए जिसमें कि योग्य जो प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा ही शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। इस प्रकार से जो व्यावसायिक शिक्षा का जिक्र करते हुए आयोग ने अपने सुझाव दिए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर ही व्यावसायिक कोर्सों को लागू किया जाए। उच्च माध्यमिक स्तर पर भी जो ITI वगैरह हैं उनकी स्थापना हो और इसके लिए उप समितियों का गठन किया जाए। अनिवार्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और सुविधाओं में जो व्यावसायिक शिक्षा के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें सुधार या उनकी उपलब्धता करवाई जानी चाहिए और राज्य शिक्षा संस्था अपना पूरा दायित्व व्यावसायिक शिक्षा को अपने हाथ में लेकर करें। शिक्षण विधियों का जिक्र करते हुए आयोग ने अपना सुझाव दिया कि शिक्षण विधियों में गतिशीलता और लचीलापन होना चाहिए। शिक्षण विधियों में न्यू टेक्निक्स का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण साधनों को सूची बनाई जानी चाहिए और शिक्षकों के तुरंत जो विकास कार्यक्रम हैं वो लागू होने चाहिए। कक्षाओं के आकार सही होने चाहिए क्योंकि बड़ी कक्षाओं में यदि कम विद्यार्थी बैठे हों तो भी आवाज़ सही नहीं जाती और यदि बैठने की व्यवस्था सही ना हो तो भी विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में व्यवधान आता है। कार्य अनुभव और समाज सेवा का जिक्र करते हुए आयोग ने अपने सुझाव दिए कि निम्न प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव को लागू करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव होने चाहिए। निम्न प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव आदि के जो पीरियड हैं वो लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार से जो समाज सेवा आदि का जो कार्यक्रम है उसकी सिफारिश करते हुए आयोग ने सुझाया कि विद्यालय स्तर पर व्यापक योजनाएं तैयार करके समाज सेवा और सामुदायिक विकास के कार्यों में सहभागिता करनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर ध्यान देते हुए आयोग ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया
कि मूल्यांकन में नवीन धारणा को अपनाना चाहिए। आंतरिक जो आंकलन है, जो इंटरनल असेसमेंट है, उसको स्थान मिलना चाहिए और एक्सपेरिमेंटल स्कूल यानी प्रयोगात्मक विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए। परीक्षाओं में सुधार हो, क्योंकि वर्तमान जो परीक्षाएं हैं वो सही नहीं हैं, इसलिए परीक्षाओं में सुधार करके विद्यार्थी के पूरे वर्ष के दौरान चलने वाली जितनी गतिविधियां हैं उन सभी को सम्मिलित करके ही जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है उसकी घोषणा की जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन, माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन आदि के बारे में आयोग ने सुझाव दिया और कहा कि लिखित परीक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों की विद्यालय में करवाई गई जो गतिविधियां हैं या आंतरिक जो परीक्षाएं हैं उनको भी स्थान मिलना चाहिए। जितना विद्यार्थी पेपर चेकिंग पेपर पे लिखते हैं, पेपर की चेकिंग में सुधार होना चाहिए और इस प्रकार से जो राज्य मूल्यांकन संगठन है उसको स्थापित किया जाए ताकि शिक्षा विभाग की प्रत्येक पक्ष में वो सहायता कर सके। वैश्विक शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अभियान लागू करना चाहिए। व्यापक योजनाएं वैश्विक शिक्षा के लिए बनाई जानी चाहिए। समयबद्ध कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए और शिक्षा का प्रचार सही ढंग से हो। सार्वभौमिक प्रवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को सार्वभौमिक रूप से प्रवेश मिलना चाहिए और साधारण और व्यावसायिक शिक्षा दोनों में ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा को भी सही ढंग से लागू करने का जिक्र, सही ढंग से लागू करने की बात आयोग ने सुझाई। नारी शिक्षा की बात करते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि नारी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर, निम्न प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर आदि पर बनाई जानी चाहिए। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम हो, अलग से इन सब के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाए। स्त्रियों को यानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्त्री शिक्षक को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा पर जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा के स्तर पर इनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करके निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की शिक्षा से संबंधित करके उनके लिए अलग से काडर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि सेपरेट काडर के अनुसार ही जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो शिक्षक हैं उनको भर्ती किया जा सकता है। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि ये शिक्षा का अभिन्न अंग होने चाहिए। सामान्य मूल्यों पर निर्धारित शिक्षा होनी चाहिए। धर्म की शिक्षा का सुझाव देते हुए विद्यालयों में सभी धर्मों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि उनके जो बीच में है, उनके मध्य में है, प्रेम पैदा हो। इस प्रकार से छात्र कल्याण का जिक्र करते हुए इन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और मार्गदर्शन और परामर्श समिति आदि, छात्रावास सुविधाएं, विशेष योजनाएं आदि बनाने का जिक्र किया। विद्यालय शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर जो कार्यक्रम हैं वो बनाने की बात कही। मार्गदर्शन और परामर्श समिति का गठन करने की बात इन्होंने की कि ये शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, शिक्षकों के प्रशिक्षण स्तर पर और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रशासन और निरीक्षण समिति का गठन करने की बात करते हुए आयोग ने सुझाया कि निरीक्षण और प्रशासन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। निरीक्षण की किस्मों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण जिला शिक्षा बोर्ड की ओर से, जबकि प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग की ओर से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड का जिक्र करते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसका कार्य शिक्षा मंत्रालय को विद्यालयों के मुद्दों से संबंधित परामर्श देना है।
इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो सिफारिशें थी ये भारतीय शिक्षा आयोग ने सरकार के सामने रखी कि शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए और किन किन सुधारों की आवश्यकता है। इस प्रकार से और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भारतीय शिक्षा आयोग का हमारे वर्तमान शिक्षा पर पड़ा, क्योंकि इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक जैसी बनी और नवीन ढांचा तैयार हुआ, शिक्षा के लिए नवीन ढांचा तैयार हुआ, व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम इम्प्लीमेंट हुआ, कार्य अनुभव आदि को स्थान दिया गया, शिक्षकों की स्थिति में सुधार आया, समाज सेवा आदि कार्यक्रम लागू हुए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू हुए, वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम लागू हुए, विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, स्त्री शिक्षा को, अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा को, पत्राचार कोर्सेज आरंभ हुए, कमज़ोर वर्गों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाने लगा, भाषाओं का विकास हुआ, शिक्षा में समान सबको अवसर मिले, उच्च शिक्षा में सुधार हुआ, पाठ्य पुस्तकों में सुधार हुआ, पाठ्यक्रम में सुधार हुआ, छात्र कल्याण और सेवाएं लागू हुई, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण में सहायक 64-66 के जो भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें हैं वो कारगर साबित हुई। बच्चों, आज हमने आपको भारतीय शिक्षा आयोग यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 की रिकमेंडेशंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कमीशन ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ये आज हमने किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।